11th क्लास में विद्युत रासायनिक श्रेणी के मानक अपचयन विभव के आधार पर हम तत्वों के प्रबल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक क्रम को समझ सकते हैं। कुछ मान दिए हैं, जैसे देखिए Sn का दिया है -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगी वैल्यू, क्योंकि ये सेल का विद्युत वाहक बल है। उसी तरह से दिया है पोटेशियम का -2.92 और गोल्ड का दिया है +1.42, क्लोरीन का दिया है +1.36, एल्यूमिनियम का दिया है -1.67 और फ्लोरीन निगेटिव का दिया है +2.85। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यूज दिख रही है, कुछ वैल्यूज माइनस में दिख रही हैं और कुछ वैल्यूज प्लस में दिख रही हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये समझ लें कि जो माइनस वैल्यू है वो होते हैं अपचायक। क्या होंगे? अपचायक। और जो प्लस वैल्यू है वो होंगे ऑक्सीकारक। क्या होंगे? ऑक्सीकारक। क्लियर? जितनी भी वैल्यूज माइनस हैं वो अपचायक के लिए हैं और जितनी भी वैल्यू प्लस है वो ऑक्सीकारक के लिए है। अब क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ता क्रम और घटता क्रम देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, धनात्मक वैल्यू के घटते क्रम में जाइए। तो सबसे अधिक धनात्मक है फ्लोरीन। ये देखिए सबसे अधिक धनात्मक है फ्लोरीन। तो मैंने लिखा, ये हम क्या लिख रहे हैं? अपचायक का बढ़ता क्रम, अपचायक का क्रम है ना, हम अपचायक के क्रम में देख रहे हैं। तो फ्लोरीन सबसे दुर्बल अपचायक होगा क्योंकि सबसे अधिक धनात्मक है। फ्लोरीन के बाद दूसरा धनात्मक तत्व अगर हम ढूंढें तो गोल्ड ज्यादा धनात्मक है किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। तो गोल्ड लिखेंगे हम, 1.42 की वैल्यू 1.36 से ज्यादा होती है, तो आ गया गोल्ड। उसके बाद लेस देन का साइन लगा के हम लिख रहे हैं क्लोरीन माइनस, क्योंकि उसकी धनात्मक वैल्यू तीसरे नंबर पे है। अब धनात्मक वैल्यू खत्म हो गई, तीन ही धनात्मक वैल्यू थी यहाँ पे। अब ऋणात्मक वैल्यू में से सबसे कम ऋणात्मक को पहले लिखेंगे। तो तीनों में सबसे कम ऋणात्मक दिख रहा है 3, लेस देन 3 आ जाएगा। उसके बाद कम ऋणात्मक दिख रहा है एल्यूमिनियम, लेस देन एल्यूमिनियम आ जाएगा। और सबसे अधिक ऋणात्मक दिख रहा है पोटेशियम, तो उसके बाद पोटेशियम आ जाएगा। इस तरह से फ्लोरीन जो है वो सबसे दुर्बल अपचायक और पोटेशियम सबसे प्रबल अपचायक होगा। क्लियर? क्या बोला मैंने? जो जितना अधिक ऋणात्मक है उतना प्रबल अपचायक है और जितना अधिक धनात्मक है उतना प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इस पूरी सीरीज में पोटेशियम का मान सबसे अधिक ऋणात्मक था, इसलिए सबसे प्रबल अपचायक होगा। फ्लोरीन का मान सबसे अधिक धनात्मक था, तो वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल अपचायक। क्लियर? दुर्बल अपचायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल के आधार पर उसके अपचायक और ऑक्सीकारक के प्रबलता के क्रम का निर्धारण किया जा सकता है, जिसका मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना प्रबल अपचायक और उतना दुर्बल ऑक्सीकारक होगा। जिसका मान जितना अधिक धनात्मक होगा वह उतना प्रबल ऑक्सीकारक और उतना दुर्बल अपचायक होगा। तो ये मान के आधार पर हम ये क्रम बनाते हैं। ये मैंने अपचायक का क्रम बनाया। अगर आपको ऑक्सीकारक का क्रम बनाना होता तो आप दो काम कर सकते थे, या तो आप पोटेशियम सीरीज से शुरू करते या आप ग्रेटर का साइन लगा देते। इसी सीरीज में आप ग्रेटर का साइन लगा दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, या पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टीन, क्लोरीन और गोल्ड और एल्यूमिनियम को उस क्रम में लिखते तो ये आंसर बन जाता। क्लियर है? अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट में। हमको दो धातुओं के विद्युत वाहक बल के आधार पर उस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है और ये भी पता लगाना है कि वो सेल संभव है कि नहीं। आप सबसे पहले यहाँ देखिए, दो ऋणात्मक दिए हैं। अगर दोनों ऋणात्मक दिया हो तो कम निगेटिव वाला हमेशा कैथोड बनाएगा और जो अधिक निगेटिव होगा वो क्या बनाएगा भाई? एनोड बना देगा। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको रट के रखना है। कम निगेटिव वाला यहाँ कैथोड बनाएगा, तो कम निगेटिव जो वैल्यू है वो है लेड की और अधिक निगेटिव वैल्यू है वो है जिंक की। तो जो जिंक है वो आपका क्या बनाने वाला है? एनोड बनाने वाला है। और ये आपका जो
लेड है वो कैथोड बनाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होने वाला है ये, ठीक है। तो जिंक क्या बना रहा है, चूंकि वो अधिक ऋणात्मक है तो वो एनोड बनाएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे पीबी डाई पॉजिटिव अपॉन पीबी, और यहां लिखेंगे जिंक डाई पॉजिटिव अपॉन जिंक। अब समझिए इस चीज को, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल अगर दिया हो तो उस सेल की गणना करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दो में से कौन अधिक ऋणात्मक या कौन अधिक धनात्मक है। जिंक और लेड में हमको दिखा कि लेड की ऋणात्मक वैल्यू कम है और जिंक की ऋणात्मक वैल्यू ज्यादा है। तब हम लिख रहे हैं जिंक को एनोड मानते हुए जिंक बटे जिंक डाई पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज लेड डाई पॉजिटिव बटे लेड। ये सेल रिएक्शन हुआ, ये हर बार लिखना जरूरी है। फिर हम लिख रहे हैं ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। विद्युत रासायनिक सेल के राइट साइड और लेफ्ट साइड दो बातें होती हैं, राइट साइड पे हमेशा कैथोड होगा और लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड होगा। तो या तो आप लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या आप लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड किसका बनाया हमने, जिसकी वैल्यू कम ऋणात्मक थी, और एनोड किसका बनाया, जिसकी वैल्यू अधिक ऋणात्मक थी। तो कैथोड में आप लिखेंगे पीबी डाई पॉजिटिव अपॉन पीबी, और एनोड में आप लिखेंगे जिंक डाई पॉजिटिव अपॉन जिंक। फिर देखिए वैल्यू की गणना करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू कैथोड था -0.13 और एनोड था -0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के द्वारा बने सेल का विद्युत वाहक बल होगा। ये पूरा सेल बन गया और ये इसका विद्युत वाहक बल आ गया। इसी को अगले में समझते हैं। अगले में फिर से दो वैल्यू दी है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या कर लेंगे, जो धनात्मक वाला होगा वो कैथोड बना देगा, जो ऋणात्मक वाला होगा वो एनोड बना लेगा। वहां कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दो सेम वैल्यूज आए तभी हमको सोचना है। अगर एक धन एक ऋण है तो स्पष्ट है कि धन वाला भाग या धन वाला विद्युत वाहक बल ही कैथोड बनाएगा और ऋण वाला विद्युत वाहक बल ही एनोड बनाएगा। तो देखो कॉपर का 0.34 है, मैग्नीज का -1.05 है। तो पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं, मैग्नीज बटे मैग्नीज डाई पॉजिटिव, क्योंकि ये एनोड बना रहा है, ये एनोड हुआ आपका। सॉल्ट ब्रिज कॉपर डाई पॉजिटिव बटे कॉपर, ये कैथोड हुआ। कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा और एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो फिर से वही वाला सूत्र लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल में कैथोड जो है कॉपर डाई पॉजिटिव अपॉन कॉपर है और एनोड जो है वो मैग्नीज डाई पॉजिटिव अपॉन मैग्नीज है। कॉपर की वैल्यू है +0.34, मैग्नीज की वैल्यू है -1.05 और दोनों का अंतर निकालना है। माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर भी, ये माइनस का साइन है, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.39, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो 1.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा। अब तीसरे में देखिए, एक भी ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। जब दो ऋणात्मक थे तो कम ऋणात्मक कैथोड बनाया था और अधिक ऋणात्मक एनोड बनाया था। यहाँ क्या हो जाएगा, कम धनात्मक क्या बना लेगा, एनोड बना लेगा, और अधिक धनात्मक कैथोड बनाएगा। क्लियर है। जिस इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल कम धनात्मक होगा वो एनोड बनाएगा, जिसका अधिक होगा वो कैथोड बनाएगा। पहले इसी फंडामेंटल को समझेंगे। तो अब देख लेते हैं, ये कम धनात्मक है, ये अधिक धनात्मक है, मतलब ये कैथोड बनाने वाला है कि एनोड, ये एनोड बनाएगा और वो कैथोड बनाएगा। तो सेल रिएक्शन लिखते हैं, एनोड में इलेक्ट्रोड बटे विद्युत अपघट्य सॉल्ट ब्रिज विद्युत अपघट्य बटे इलेक्ट्रोड, यानी ये हमारा एनोड हो गया कॉपर और ये कैथोड हो गया। इसी के ऊपर वाले में आप देखिए कि जो कॉपर था वो कैथोड था, यहाँ नीचे कॉपर एनोड हो गया है। तो अब ई सेल इज इक्वल टू जो वैल्यू लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड में वैल्यू लिखेंगे आप माइनस, अच्छा एक मिनट, यहां पर देखेंगे कि प्लेटिनम जो था वो धनात्मक था
और कॉपर भी धनात्मक था, लेकिन कॉपर का विद्युत धनात्मकता कम और प्लेटिनम की विद्युत धनात्मकता अधिक थी, इसलिए कॉपर एनोड बनाया, प्लेटिनम कैथोड बनाया। ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई प्लेटिनम डाइपॉजिटिव बटे प्लेटिनम माइनस ई कॉपर डाइपॉजिटिव बटे कॉपर। तो प्लेटिनम की वैल्यू है 1.20 माइनस कॉपर की वैल्यू है 0.34, तो फाइनल वैल्यू आएगी 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस वाले सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो 3 डिफरेंट वैल्यूज वाले मैंने बता दिए। अगर 2 धनात्मक हो तो क्या करना है, 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक हो तो क्या करना है, और दोनों ही ऋणात्मक हो तब क्या होगा। ऊपर वाले में दोनों ऋणात्मक थे, यहाँ 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक था, और यहाँ दोनों ही धनात्मक थे। इन वैल्यूज को आपको बिल्कुल याद रख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आएगा वो सेल संभव होगा, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक आएगा वो सेल संभव नहीं होगा। अर्थात उस प्रकार की कोई विद्युत रासायनिक सेल नहीं बनेगी, लेकिन धनात्मक वाले की बनेगी।